आईपीओ में जब इन्वेस्ट करते हैं तो वैल्यूएशन का एक बहुत बड़ा क्वेश्चन रहता है। शेयर्स में जब इन्वेस्ट करते हैं तो भी वैल्यूएशन का एक बहुत बड़ा क्वेश्चन होता है। एसएमई आईपीओ में आप पैसे लगा देते हो बिना वैल्यूएशन देख के। आज का ये जो पॉडकास्ट है इसमें आपको क्लियरली समझ में आएगा कि वैल्यूएशन को एग्जैक्टली देखे कैसे। सीए नवीन खंडेलवाल सर जो कि वैल्यूएशन एक्सपर्ट हैं और जिनसे मैंने भी एफएम पढ़ा था सीए फाइनल में, मुझे पता है कि कहाँ पे हम वैल्यू ऐड कर सकते हैं और नवीन सर से हम कितनी वैल्यू के ऊपर बात कर सकते हैं उनके वैल्यूएशन के थॉट्स के अनुसार। तो मुझे पता है कि ये वाला पॉडकास्ट आप लोगों के लिए बहुत फ्रूटफुल रहेगा क्योंकि आप आईपीओज में तो इन्वेस्ट करते ही हो। तो लेट्स बिगिन द पॉडकास्ट और पॉडकास्ट लास्ट तक दिखेगा। सर आईपीओ में जितने भी अभी कंपनीज आई है 2024 में बहुत ही ज़्यादा धमाका मचा, 2025 में भी काफ़ी आईपीओज आए, 2026 में भी बहुत सारी कंपनीज का आईपीओ आने की पूरी चांसेस, पूरे एक सेटअप बना हुआ है। लोग भरपूर पैसा डाल रहे हैं आईपीओ में और भरपूर पैसा कमा रहे हैं। इनफैक्ट बहुत जगह तो मुझे ऐसा लग रहा है, हेरा फेरी का डायलॉग भी मेरे को क्लियर लग रहा है, 21 दिन में पैसा डबल। बहुत सारे आईपीओज ने तो करके भी दिखा दिया वो। ये जो वैल्यूएशंस हो रहे हैं कंपनी के, जो आईपीओज के वैल्यूएशन हो रहे हैं, ये आपको सही लग रहे हैं? और जिस हिसाब से वैल्यूएशन हो रहे हैं, इनका प्रोसेस क्या है वैल्यूएशन का? निखिल, आईपीओ वैल्यूएशन इज़ अ वेरी स्ट्रक्चर्ड एंड साइंटिफिक प्रोसेस। तो कोई भी कंपनी जो लास्ट 2 साल में अगर आईपीओ लेके आई है तो जो भी प्राइस पे लेके आई होगी, तो ऐसा नहीं है कि ये प्राइस कंपनी ने बताया होगा। प्राइस हैज़ बीन डिटरमाइंड बाय अ प्रोसेस वेल डिफाइंड। तो जितनी भी प्राइस डिस्कवरी होती है उस प्रोसेस से बताई गई है। तो जब भी कोई कंपनी आईपीओ लेके आती है तो किस प्राइस पे लेके आए, ऑब्वियसली जो प्रमोटर है, जो मालिक है, वो तो चाहता है कि भाई सबसे मैक्सिमाइज़ की जाए और वो हमेशा चाहेगा कि भाई धमाकेदार ओपनिंग हो, मेरे कंपनी की प्राइसिंग अब सबसे हाईएस्ट हो। और वो एक जो अक्षय खन्ना की स्टाइल से आज एंट्री करे धुरंधर मूवी में ना, उस तरह से वो एंट्री करे। लेकिन जब जाता है मार्केट में तो उसको रियलाइज़ होता है कि शायद उसके मन में जो प्राइस है और जो मार्केट में जो प्राइस एक्सपेक्टेड है उसमें गैप आता है। तो इसके लिए क्या करता है, सबसे पहला प्रोसेस जो होता है वो एक इन्वेस्टमेंट बैंकर को अप्रोच करता है, इन्वेस्टमेंट बैंकर को अपॉइंट करता है, जो ये कहता है कि भाई मैं आपका आईपीओ लेके आऊँगा एंड प्रॉब्ली मैं आपके लिए राइट प्राइस पे लेके आऊँगा। वो राइट प्राइस क्या होगी, दैट हैज़ टू बी डिटरमाइंड थ्रू अ प्रोसेस। तो इन्वेस्टमेंट बैंकर अग्री करता है और वो क्या करता है कि अंडरराइट करता है, भाई ठीक है आपका इश्यू अगर सब्सक्राइब नहीं होगा तो आई विल बी विलिंग टू सब्सक्राइब। फिर इन्वेस्टमेंट बैंकर क्या जाता है, डिफरेंट इंस्टीट्यूशंस के पास जाता है कि दिस दी कंपनी एंड कंपनी की ये सिचुएशन है। नाउ दीज सिचुएशंस आर डिटरमाइंड बाय 3 वर्ड्स। अगर मैं सिंपल भाषा में कहूँ तो जीडीपी। जीडीपी क्या होगा, वैसे तो हम सबको पता है जीडीपी क्या होता है, बट जीडीपी यहाँ पर क्या होगा, बेस्ड ऑन द कंपनीज ग्रोथ, बेस्ड ऑन द डिमांड फॉर शेयर्स ऑफ दैट पर्टिकुलर कंपनी और इंडस्ट्री एंड द पीयर कंपैरिजन। ये जीडीपी होगा, पीयर कंपैरिजन किया जाएगा। तो वो जाते हैं डिफरेंट इंस्टीट्यूशंस के पास और बताते हैं कंपनी की ग्रोथ पोटेंशियल। उनसे फिर मांगते हैं कि डिमांड क्या है, भाई आप अगर मैं लेके आऊँगा आपके पास तो आप किस प्राइस पे इस कंपनी में इन्वेस्ट करने को तैयार हो जाओगे। दैट इज द डिमांड फॉर शेयर। तो डिमांड कैसे आती है, वो पीयर कंपैरिजन से आती है। तो जितनी भी कंपनी आईपीओ लेके आ रही है उनका पीयर कंपैरिजन किया जाएगा। पीयर कंपैरिजन मतलब कोई सिमिलर कंपनी जो ऑलरेडी ट्रेड कर रही हो मार्केट में, मे बी नॉट इंडियन मार्केट, इंटरनेशनल मार्केट में ट्रेड कर रही हो, उससे कंपेयर किया जाता है कि इस टाइप की इंडस्ट्री की क्या वैल्यूएशन चल रही है। उसके बेसिस पे डिफरेंट इंस्टीट्यूशंस कोई प्राइस बताते हैं कि भाई मैं एक्स प्राइस पे दूंगा, कोई X+10 देता है, X+20, इस तरह से प्राइस होता है। तो इन्वेस्टमेंट बैंकर को समझ में आता है कि कंपनी अगर ये आईपीओ लेके आएगी तो इस तरह से प्राइसिंग होगी। तो यहाँ पर उसको समझ में आएगा कि व्हाट कुड बी द लोएस्ट प्राइस और कौन सी सबसे हाईएस्ट प्राइस हो सकती है। इसे कहते हैं रेंज। और वो रेंज डिटरमाइन हो जाता है और वो फिर प्रमोटर के पास आता है, भैया देखिए ये रेंज आ रही है, अब आप बताओ कि इस रेंज में आपको इंटरेस्ट आ रहा है कि नहीं आ रहा अभी आईपीओ लाने में। तो हो सकता है इट ऑल्सो डिपेंड्स अपॉन दी कंपनी सिचुएशन उस समय कि उसको आईपीओ उस प्राइस पे लाना है कि नहीं लाना है, और वो फिर फाइनली डिटरमाइन किया जाता है कि हाँ इस प्राइस पे हम तैयार हो सकते हैं। अब क्वेश्चन आता है कि ये जो प्राइस डिटर्मिनेशन जो मैंने बताया पीयर कंपैरिजन होता है, तो जब इन्वेस्टमेंट बैंकर एक पर्टिकुलर वैल्यू लेके जाता है ना इन्वेस्टर्स के पास, तो उसके भी कुछ साइंटिफिक तरीके होते हैं, कुछ डिफाइंड मेथड्स हैं वैल्यूएशन के। तो डिफाइंड वैल्यूएशन के मेथड्स लेके आता है। जैसे फॉर एग्जांपल एक डीसीएफ मेथड होता है, डिस्काउंटेड कैश फ्लो, बराबर। तो मेथड से लेके आता है कंपनी की वैल्यूएशन हो सकती है। तो जैसे आपने कहा कि बहुत सारे कंपनीज की प्राइस ओवर प्राइस्ड हैं या अंडर प्राइस्ड हैं या हाइप्ड है ऐसा, तो मेरा मानना है कि ये जो मार्केट डिमांड है
वो प्राइस तय करती है। हाई लो तो एक नज़रिया है ना। तो हो सकता है कोई प्राइस हाई हो, कोई प्राइस लो हो। अब जैसे अगर हम माने कि आज शाहरुख खान का बेटा अगर मूवी में आएगा तो नेचुरल है उसकी वैल्यूएशन हाई रहने वाली है। इट्स अ हाइप विच इज क्रिएटेड, है ना। और कोई एक नॉर्मल जो 10 साल से धक्के मार के अगर वो उसकी पहली मूवी आ रही है तो उसकी वैल्यूएशन कम होगी। अब कौन सा फटाका बाद में जाके अच्छा बनेगा ये तो बाद में पता चलता है। सो एक प्रोसेस डिफाइंड है, उसमें मेरे को नहीं लगता है कि बहुत ज़्यादा कोई मैनिपुलेशन के है। बाद में क्या होता है, इट इज़ मार्केट ड्रिवन। बट सर कैसे होगा? जैसे अगर सपोज ये आप जो प्रोसेस बोल रहे हैं इसको मैं बोल सकता हूँ बुक बिल्डिंग प्रोसेस है। यस, प्राइस जो डिटरमाइन होती है उसके बाद जब मार्केट में आते हैं तो सेबी ने कहा हुआ है, रूल्स बनाए गए हैं कि भाई जब मार्केट में आओगे कोई भी इशू लेके आ रहे हो तो आपने जो भी प्राइस तय की होगी उसके बाद इशू लाने के 2 तरीके हो सकते हैं। एक होगा कि भाई आपने फिक्स प्राइस कर दिया कि भाई आप 100 रुपीज़ पे इशू लेके आओगे, और दूसरा तरीका होगा बुक बिल्डिंग का प्रोसेस होता है। सो 2 तरीके से सेबी ने बताया है कि जब भी आपने डिसाइड कर लिया मार्केट में तो आप 2 तरीके से आप इशू ला सकते हो। तो फिक्स प्राइस तो हम सबको पता है, कंपनी ने बोल दिया ये प्राइस है, अब इस प्राइस पे सबको इन्वेस्ट कर दिया जाए। बट नॉर्मली देखा गया आज की डेट में 90% ऑफ द इश्यूज आज बुक बिल्डिंग के थ्रू है। और बुक बिल्डिंग का सबसे बड़ा फायदा ये है कि इसमें दोनों के विन विन है, मतलब इन्वेस्टर की विन विन है, कंपनी की विन विन है। तो जैसे आपने जीडीपी बताया जिसमें आपने ग्रोथ, डी से आपने बोला डिमांड, हाँ, और पी से आपने बोला पेयर कंपैरिजन। करेक्ट। तो ये जो जीडीपी लगाएगा ये जीडीपी बुक बिल्डिंग में आएगा या फिक्स प्राइस पे आएगा? बुक बिल्डिंग में आएगा। हाँ, तो देखिए जब कंपनी लेके आती है ना पब्लिक इशू और बुक बिल्डिंग का, तो उसमें वो प्यार का प्रपोजल नहीं लेके आ रही, वो प्राइस का प्रपोजल लेके आ रही है इन्वेस्टर से कि बोले यार किस प्राइस पे आप मुझे इन्वेस्ट करने को आप तैयार हो वो मुझे बताओ। तो वो जो होगा वो बुक बिल्डिंग का होगा। अब वेदर जीडीपी जो प्रोसेस फॉलो किया रहा है वो दोनों के लिए अप्लाई होता है, वेदर फिक्स प्राइस हो या बुक बिल्डिंग, उससे कोई मटीरियल, उससे कोई इम्पैक्ट नहीं होता है। हम तो एक प्राइस तय कर रहे हैं। अब बुक बिल्डिंग में होता क्या है, बुक बिल्डिंग में एक रेंज होती है और फिक्स प्राइस में एक पर्टिकुलर प्राइस होती है। तो जैसे मैंने कहा कि डिफरेंट इन्वेस्टर्स के पास जाते हैं ना तो वो रेंज बताते हैं, कोई बोलता है एक्स, कोई बोलता है x+20। तो वो रेंज पता करने से फ़ायदा क्या है, इन्वेस्टर का फ़ायदा ये है कि भैया कि उसको एक रेंज मिल रही है, ही कैन बिड फॉर एट द लोएस्ट प्राइस, ही कैन बिड फॉर द हाईएस्ट प्राइस। और कंपनी को ये रहता है कि कंपनी को ये पता लग जाता है भाई मिनिमम इतनी प्राइस मिलेगी और मैक्सिमम मुझे इतनी मिल सकती है। सो दोनों तरह से विन विन सिचुएशन होती है। तो बुक बिल्डिंग प्रोसेस में रेंज डिफाइंड होती है, उस रेंज में इन्वेस्टर इन्वेस्ट करने को तैयार हो जाता है। तो जब इन्वेस्ट करता है, अप्लाई करता है, तो उसके सामने रेंज आती है। रेंज कैन बी विद अ गैप ऑफ 20%। ये कुछ रूल्स बनाए गए हैं। ओके। तो आज अगर 200 रुपये का मिनिमम है तो 240 मैक्सिमम जाएगा। पर सर लगाएंगे तो 240 पे ही ना, अलॉटमेंट के चांस तो 240 पे होंगे। नहीं, ऐसा कुछ नहीं है, अलॉटमेंट के चांसेस 240 पे होंगे। जब इन्वेस्टर अप्लाई करता है, एज अ रिटेल इन्वेस्टर की बात करूं तो जब वो इन्वेस्ट करता है तो आप देखेंगे जब लॉग इन करके अपना इन्वेस्टमेंट का वो डालता है तो उसमें ऑप्शन आता है कि आप किस प्राइस पे इन्वेस्ट करने को तैयार हो। रेंज आती है तो ऑब्वियसली वो हाईएस्ट प्राइस बिड करता है, क्योंकि उसको इतनी समझ में नहीं आती कि लोएस्ट पे बिड करने से मुझे फ़ायदा क्या होगा। नॉर्मली एवरीबडी बिड्स फॉर द हाईएस्ट प्राइस, बट उसमें एक और ऑप्शन आता है कि क्या आप कट ऑफ प्राइस यस बराबर, कट ऑफ प्राइस पे तैयार हो कि नहीं। नाउ व्हाट इज दैट कट ऑफ प्राइस? सपोज कोई कंपनी लेके आती है इशू जिसमें लिखा गया है कि उसको 1 लाख शेयर इशू करने हैं, है ना। जब 1 लाख शेयर इशू करने आती है तो उसने प्राइस रेंज की 200 एंड 240। तो किसी ने 240 पे इन्वेस्ट किया, उसमें करीब उसने बोला कि मैं 50,000 शेयर तक आया। 235 पे आया 40,000 शेयर, और 230 पे आया 20,000 शेयर। तो इसका मतलब ये हुआ कि 230 तक उसका 1 लाख शेयर क्या हो जाएंगे, सब्सक्राइब हो जाएंगे, जिस तरह उसको इशू लेके आना है। तो 230 इज द कट ऑफ प्राइस। मिनिमम कैप प्राइस, फ्लोर प्राइस क्या है 200 है, और कैप प्राइस है 240, लेकिन कट ऑफ प्राइस क्या हो गई 230, जहां पर इन्वेस्टमेंट बैंकर को पता है कि अगर इशू आएगा तो 230 तक तो लोग इसके सब्सक्राइब करेंगे जाएंगे। तो इसलिए एज एन इन्वेस्टर, रिटेल इन्वेस्टर को ऑप्शन दिया जाता है जहां पर वो बोलते हैं कि आप कट ऑफ प्राइस पे आपने आपको कंपनी को ऑप्शन दे देते हैं कि अगर ये कट ऑफ प्राइस पे तय किया गया तो उस पर इन्वेस्ट करने को तैयार हो जाएगा। तो इसलिए नॉर्मली सब लोग कट ऑफ प्राइस पे टिक कर देते हैं कि व्हाट इज द कट ऑफ प्राइस, उस पर हम तैयार हो जाएंगे। तो कट ऑफ प्राइस इज 230, ऐसा नहीं कंपनी इशू 230 पे कर रही है, क्योंकि इशू सब्सक्राइब हो जाता है, ओवर सब्सक्राइब, दैट मीन्स 240 वुड बी द हाईएस्ट प्राइस जिस पे इशू किया जाए, बराबर है ना। हाँ। तो जिसने 240 पे किया है तो उसको तो प्रायोरिटी मिलेगी।
हो, तो क्या इससे मैं ये बोल सकता हूँ कि अलॉटमेंट के चांसेस उनके ज्यादा होंगे जो लोग हाईएस्ट प्राइस पे बिड करेंगे? एब्सोल्युटली भाई, जिसने 200 पे किया है तो उसका नंबर तो बाद में ही आने वाला है ना। ओके, तो कंपनी तो ऑब्वियसली तो पहले 240 वालों को दे देगी। यस, उस पे दे देगी उसको। 200 पे जिसने किया उसको तो बाद में नंबर देगी। अगर 240 वाले को नहीं मिलता है, मतलब बाई चांस 240 पे सब्सक्राइब नहीं होता है, 230 पे नहीं होता है, तो धीरे धीरे आके फिर 200 वालों को मिलेगा। सो इसलिए नॉर्मली लोग दो ऑप्शन पे टिक करते हैं, एट द कैप प्राइस, द हाईएस्ट प्राइस And cut off. एंड द कट ऑफ प्राइस। ओके सर, मेजरली जितने भी व्यूअर्स हैं ना, सबको ये वाला कंफ्यूजन 100% होगा, क्योंकि जो आपने पॉइंट बोला ना वो बहुत सटीक हो गया। क्यों? जो लोग आईपीओ के लिए अप्लाई करते हैं ना, एक तो वो सीधा कट ऑफ प्राइस यूज करते हैं, वो हायर प्राइस तो सिलेक्ट भी नहीं करते हैं। हाँ, हायर नहीं, वो हायर प्राइस इसलिए नहीं सिलेक्ट करते हैं क्योंकि जब फॉर्म फिलअप या जो भी ऑनलाइन करते हैं उसमें वो बाय डिफॉल्ट वो मांग लेता है आपसे, जब वो अमाउंट भरवाता है तो अमाउंट जो भरवाता है दैट इज एट दी हाईएस्ट प्राइस, तो बाय डिफॉल्ट वो हाईएस्ट प्राइस तो ले लेते हैं। ओके हाँ, मतलब उसमें आपके पास चॉइस नहीं आती कि भैया, क्योंकि आप वो बोलते हैं कि 250 इज द हाईएस्ट प्राइस जिस पे आप बिड करने को तैयार हो, तो आप बोलते हो यस एंड यू ऑल्सो अग्री टू द कट ऑफ प्राइस, तो दोनों चीज बाय डिफॉल्ट हो जाती है। बट मतलब एक तरह से देखा जाए जिस ऐप पे अपन अप्लाई कर रहे हैं वो भी मतलब एक एथिकली हो गई कि उसे दोनों ऑप्शन दे दिया, ऐसा नहीं कि यस, ऐसा कोई प्रॉब्लम नहीं रहती है, बिकॉज जो आपका अमाउंट मिनिमम ब्लॉक होता है ना, दैट इज नॉर्मली एट दी कट ऑफ प्राइस तो ब्लॉक हो ही जाता है, मतलब वो हाईएस्ट प्राइस पे ब्लॉक हो जाता है, तो इसलिए आपको कोई प्रॉब्लम नहीं आती। तो सर एक बात बताइए, जैसे अगर आईपीओ का कोई कंपनी अपना लेके आया आईपीओ, उसने अपना वैल्यूएशन करवा दिया, इन्वेस्टमेंट बैंकर से वैल्यूएशन करा दिया, अब वैल्यूएशन कराने के बाद में अनाप शनाप वैल्यूएशन भी वो करवा सकता है कि ये प्रमोटर के हाथ में है क्या सिर्फ? नहीं, प्रमोटर के हाथ में ऐसा नहीं हो सकता अनाप शनाप वैल्यूएशन। फॉर एग्जाम्पल क्या होगा, अगर देखिए अनाप शनाप वैल्यूएशन होगा ना तो मार्केट को आप फूल नहीं समझ सकते। नहीं सर, लोगों ने समझा है, क्योंकि यामाहा के शोरूम चलाने वाले कुछ ओनर्स थे, उन्होंने अपनी कंपनी बना ली, स्वानहे करके कंपनी थी, ऐसा कुछ नाम है उसका, मेरे को एग्जैक्टली नाम याद नहीं है, बट वो केस अच्छे से याद है। उन्होंने ऐसा वैल्यूएशन लेके आया, वो अपना आईपीओ ले आए, 2 शोरूम थे उनके पास, 2 या 3 होंगे, 2 या 3 शोरूम के साथ में, और वो भी डीलर हैं, वो कोई ऐसा भी नहीं कि यामाहा के मैन्युफैक्चरर या कुछ है। उन्होंने अपना वैल्यूएशन लेके आए, मार्केट में वो आया भी सही, आते से या तो शायद सब्सक्राइब नहीं हुआ या फिर वो एकदम से धड़ाम से गिर गया, तो एक्सचेंज ने इसको अलाउ कैसे किया? देखिए, एक्सचेंज ने कुछ रूल्स बना के रखे हुए हैं, है ना। अगर यू कंप्लाई विद द रूल्स देन देयर इज नो प्रॉब्लम, बिकॉज वो रूल्स को आपने कंप्लाई किया है, एंड प्रैक्टिकली रूल्स आर फ्रेम्ड लुकिंग टू द कंडीशंस, द रियलिस्टिक कंडीशंस। तो ऐसा वहां पर गैप नहीं आया होगा कि उन्होंने नॉन ऑप्शन ऑफ वैल्यूएशन रखा होगा। नाउ व्हेन पीपल आर विलिंग टू इन्वेस्ट, जब लोग ही तैयार हैं इन्वेस्ट करने को, तो उसमें एक्सचेंज और मार्केट और पब्लिक क्या करेगी, आप समझे ना। जब आप कोई पब्लिक इशू लेके आए हो आप इस प्राइस पे, और वहाँ पर आप 100 शेयर लेके आए हो और डिमांड अगर 1000 की है, तो उसमें क्या कर सकते हैं? डिमांड है तो है, अब उसमें कुछ कोई गैप कहाँ पर है? नाउ जो लोग इन्वेस्ट कर रहे हैं, जो 1000 लोग हैं, अब उनकी समझ क्या है वो अपने को क्या पता है कि वाई दे आर इन्वेस्टिंग, दैट इज देयर। इससे तो पब्लिक का नुकसान है ना सर। नहीं, देखिए, पब्लिक का नुकसान तो अगेन वो एक कैविएट है ना भाई, म्यूचुअल फंड आर सब्जेक्ट टू मार्केट रिस्क, प्लीज यूज द ऑफर डॉक्यूमेंट फॉर इन्वेस्टिंग। तो अब ये तो बाय डिफॉल्ट माना जाता है, तो इसका कोई इलाज नहीं है ना। तो अल्टीमेटली जो भी चीज़ की जा रही पब्लिक को सोच समझ के करनी है। तो अगर कोई सब्सक्राइब भी अगर 1000 टाइम हो रहा है, जैसे तुमने कहा कि भैया यामाहा की कंपनी वाला शेयर डीलर वाला इतना हो गया, तो उसको देख के उसको लग रहा है यार ये मैं भी लगा दूं, तो ऐसा होना नहीं चाहिए। सर ममता मशीनरी करके एक आईपीओ आया था, हाँ। 120 करोड़ चाहिए थे उसको, सब्सक्रिप्शन के टाइम पे 10,000 करोड़ उसके पास गया है। हाँ। अब ऐसे मार्केट में जो भी कंपनी अपना आईपीओ लाने का सोच रही होगी, वो तो धड़ल्ले से घुस जाएगी ना यार, बोले मेरे को तो लेना है आईपीओ। तो ऐसे प्रोसेस में क्या होता है, जो आप जो एग्जांपल्स दे रहे हो ना, ये एसएमई आईपीओ वाले हैं। नहीं सर, ममता मशीनरी जो था वो मेन स्ट्रीम था, मेन बोर्ड का होगा, हाँ, ठीक है, हाँ। कोई प्रॉब्लम नहीं। तो अब ऐसे में क्या होता है, बिकॉज वो स्मॉल इशू होता है, हाँ। है ना, स्मॉल इशू होता है, तो स्मॉल इशू में और लगता है कंपनी में थोड़ी बहुत भी ग्रोथ होगी ना, और क्योंकि मार्केट में नंबर ऑफ शेयर्स बहुत कम होंगे, तो हो सकता है उसके कारण डिमांड उसकी क्या हो जाती है, ज़्यादा हो जाती है। तो उनको लगता है कि इमीडिएट गेन क्या होगा, बहुत ज़्यादा होगा, इमीडिएट गेन ऑन लिस्टिंग, बिकॉज इशू छोटा है, राइट। तो सब लोग अपना लक आजमाना चाहते हैं, एंड इट इज़ मैटर ऑफ लक, सब लोग अपनी किस्मत को दाव पे लगा रहे हैं वहाँ पर। सट्टा लगा रहे हैं। सट्टा इन द सेंस क्या होगा, देखिए वो किस्मत आजमा रहे थे, किस्मत और सट्टे में फर्क हो जाएगा। हाँ। किस्मत आजमा रहे हैं, किस्मत में उनको शेयर मिल गया, तो मार्केट में जो भी प्राइस होगी वो मिलेगा, ऐसा था, है ना। तो यहाँ पर सब लोग ये आजमाना चाहते हैं भाई शेयर मिलेगा कि नहीं मिलेगा, जो उसकी किस्मत है। तो
तो यहाँ पर बैड लक ही खराब हो ये प्रूव होगा कि यार मेरे वर्स्ट वर्स्ट सिनेरियो में ऐसी कंपनी में लगाया जिसमें दम भी नहीं था, कम प्राइस था, और उसमें लगाया, सोचा कि यार उसमें बड़े लोग नहीं आएंगे, और उसमें पता लगा 10,000 करोड़ का क्या हो गया, इन्वेस्टमेंट हो गया। हाँ। तो वहाँ ये सिचुएशन हो जाती है। तो प्राइस मेरा क्या है, छोटे इशू में ये हमेशा सिनेरियो मिलेगा ऐसा। सर मेरे को जितना ध्यान है 80 to 90% प्रीमियम पे लॉन्च हुआ वो अलग बात है कि उसका नीचे आ गया, हाँ, बट तो वो 80-90% प्रीमियम क्यों लॉन्च हुआ, क्योंकि इशू बहुत छोटा था, और डिमांड क्या थी, थोड़ी रीजनेबल भी डिमांड होगी ना उसमें, तो सडनली स्पाइक मारे गई। सो डू यू फील इंडिया हैज दैट मच लिक्विडिटी कि ये आईपीओ जिनको 10-10 हजार करोड़ रुपए मिल रहे हैं? सर मतलब कभी कभार फिगर देख के दिमाग तो खराब होता है। ये निखिल, इसमें क्या हो गया है, हर चीज का एक मार्केट स्टैब्लिश हो गया, इकोसिस्टम होता है, राइट, है ना। तो इसका एक इकोसिस्टम डेवलप हो चुका है आईपीओस के लिए। आईपीओस का आपने अगर आप जिस फील्ड में हो, आप जिस बिजनेस में हो, उसका एक इकोसिस्टम है। हाँ। लोग देखने वाले लोग हैं। अब आप बोलोगे सर मेरे 80-80 ईयर वाले ओल्ड देखते नहीं है, क्योंकि उस इकोसिस्टम में क्या है, बाहर है। तो आईपीओ का एक इकोसिस्टम डेवलप हो चुका है। सो देयर आर कंपनीज जो देयर आर इन्वेस्टमेंट बैंकर्स, दे आर ब्रोकर्स जो कंपनियां ढूंढते हैं, उसको स्काउटिंग कहते हैं, फिशिंग कहते हैं ना, जाके स्काउटिंग कर रहे हैं, फिशिंग कर रहे हैं भाई, जिसमें लगता है कि रीजनेबल टर्नओवर हो गया और ग्रोथ पोटेंशियल थोड़ी बहुत है, स्काउटिंग करते हैं, फिशिंग करते हैं, पकड़ के लेके आते हैं, उनको बताते हैं भैया हमारा फ़ायदा क्या हो सकता है। एंड देन दे नो इन द बिहाइंड मार्केट की ऐसे इकोसिस्टम में बहुत सारे प्लेयर्स हैं जो इस पे पैसा लगाने को तैयार हो जाएंगे। तो जब इकोसिस्टम डेवलप हो चुका है ना, तो सब लोग उसका फायदा उठाना चाहेंगे। व्हाई नॉट, आई मीन स्टार्टअप का इकोसिस्टम है, सब लोग फायदा उठा रहे हैं। सो दैट इकोसिस्टम हैज बीन बिल्ड इन इंडिया। जिसके पास मौका है, जिसके पास फायदा मतलब उसको दिख रहा है, विजन है, तो जरूर कर सकता है। सर स्टार्टअप का आपने बात किया, स्टार्टअप से दिमाग में एक चीज़ आ रही है, शार्क टैंक में जितनी भी कंपनियां आती है, इनका वैल्यूएशन करने का सेटअप क्या है? मतलब सपोज फॉर एग्जांपल बीइंग अ वैल्यूएशन प्रोफेशनल, अगर आपसे मैं पूछूं कि सर मेरी ये कंपनी है, क्या मेरी ये वाली कंपनी है, हाँ। तो ये वाली कंपनी में सर मेरे को वैल्यूएशन कराना है, तो वैल्यूएशन कराने के लिए अगर आपको मेरे में स्कोप दिख रहा है तो ऑटोमेटिकली उधर भी जीडीपी लगाओगे क्या आप? एब्सोल्युटली निखिल, वैल्यूएशन के कॉन्सेप्ट सेम है, वेदर इट इज अ स्मॉल कंपनी, स्टार्टअप कंपनी, बड़ी कंपनी, वो सब कॉन्सेप्ट सेम होते हैं। बट उस वैल्यूएशन को करने के जो पीछे आप बिहाइंड द सीन है ना, वो बहुत ज़रूरी है। बिहाइंड द सीन मतलब आपने अगर ये शूट किया है तो इसके पीछे आप कितनी मेहनत कर रहे हो ये आपको पता है, दुनिया को नहीं दिख रहा है ना। सो वो बिहाइंड द सीन वाली जो पिक्चर है, जो समझ सकता है ना, उसको ये समझ में आएगा कि वैल्यूएशन सही है कि नहीं है, उसको समझ में आएगा। और जो बिहाइंड द सीन नहीं समझता है, तो उसको तो सामने वाली जो पिक्चर जो ट्रेलर में दिखाया गया है वही समझ में आ रहा है ना। तो ये जितने भी शार्क टैंक में आए हैं या दूसरे नहीं भी आ रहे हैं, लेकिन उनका वैल्यूएशन अगर हम देखें स्टार्टअप दुनिया में इतना हाई क्यों हो रहा है, सो ऑल दी स्टार्टअप वैल्यूएशंस आर डन ऑन द बेसिस ऑफ ओनली वन फैक्टर, द ग्रोथ फैक्टर। एंड द ग्रोथ इज मोर ऑन रेवेन्यू टर्म्स, टारगेटिंग द मार्केट शेयर। जिसका मार्केट शेयर उनको लगता है कि जो ट्रैक्शन बहुत हाई होगा, ट्रैक्शन वर्ड जो यूज किया था स्टार्टअप की दुनिया में, तो जहाँ पर ट्रैक्शन बहुत हाई दिखता है तो वहाँ पर थोड़े अनरीजनेबल वैल्यूएशंस होते हैं, विच पीपल आर विलिंग टू पे, है ना। जो लोग तैयार हो अनरीजनेबल वैल्यूएशन को, उनको दिखता है कि इतना बड़ा मार्केट, टाइम जो हम कहते हैं टोटल एड्रेसेबल मार्केट इन द वर्ल्ड ऑफ स्टार्टअप, वो अगर बहुत बड़ा है और इसका ट्रैक्शन बहुत अच्छा है, एंड दे आर एबल टू पिवट इट वेरी फास्ट। जो प्रमोटर हैं, जो फाउंडर्स हैं, वो उस चीज़ को बहुत अच्छी तरह पिवट कर रहे हैं, फास्ट एक्शन ले रहे हैं, तो वहाँ पर वैल्यूएशन हमेशा ज़्यादा ही होगा, है ना। बिकॉज एक तो सबसे पहले वो कंपनी कुछ कॉन्सेप्ट लेके आ रही है जो दूसरा नहीं लेके आ पा रहा है, तो और उसको फास्ट एनेबल कर रही है, तो पीपल आर विलिंग टू पे प्रीमियम फॉर दैट, क्योंकि उनको दिख रहा है भाई दूसरा कोई नहीं है। तो ये हमेशा केस रहेगा स्टार्टअप की दुनिया में, और ये हमेशा चलता रहेगा। सेकेंड, एक और जो मैंने बताया, इकोसिस्टम डेवलप हो चुका है। तो अब मैंने तो हाई प्राइस पे लगा दिया, मुझे पता है कीमत हाई है, लेकिन उसको ये भी पता है इस हाई प्राइस पे लगाने के बाद मेरे पास कोई दूसरा बैठा होगा जिससे ज़्यादा प्राइस देर हुए तैयार हो जाएगा, तो वो सीरीज है, सीरीज भी फंडिंग कर जाएगा, तो उसको पता है कि समाओ वो कहीं ना कहीं लगा देगा। मतलब जितने शार्क से वो सर ही बोलते, बहुत शांति से बोलते हैं, बोले अरे कोई बात नहीं, मेरे एग्जिट की तो मेरे को चिंता नहीं है, बराबर, मैं तो इसको करवा दूंगा। बराबर, प्रोवाइडेड वो ग्रोथ दिखना चाहिए। और जितने भी स्टार्टअप की दुनिया में, जैसे तुम कहा कि ये हाई वैल्यूएशन होते हैं, तो एक बहुत वर्ड होता है स्टार्टअप में, मोट। तो अगर आपका मोट बहुत स्ट्रांग है, जैसे अगर तो तेरी बात करूँ तो 10 साल में जो भी मेहनत की है, तो आज 2 लाख प्लस 2,50,000 प्लस अगर फॉलोअर्स हैं,
तो सर मोट है, आज मैं स्टार्ट करूंगा तो आज मेरे को 50,000 भी नहीं मिलेंगे। नहीं सर, ऐसी बात नहीं है। नहीं, वो तो फैक्ट है ना। तो इसलिए तू मेरे से प्रीमियम डिमांड करेगी, बिकॉज ऑलरेडी तेरे पास क्या है, 2.5 लाख, जो मुझे पहुंचने में 2 साल 3 साल लग सकते हैं, तो 3 साल का तेरे पास तो एडवांटेज है। तो ऐसे अगर कोई कंपनियां मिल जाती है जिसके पास 3 साल का एडवांटेज या कुछ बिल्डअप है ऑलरेडी, तो उसका वैल्यूएशन तो आया हो नहीं, डिमांड करेगी। तो ये जो वैल्यूएशन, एक तो जैसे आपने बोला कि रेवेन्यू के बेसिस पे, एंड हाउ दे डू वैल्यूएशन इज लाइक दे गो फॉर मल्टीपल्स। सेल्स का मल्टीपल हो गया, जैसे वो रेवेन्यू का मल्टीपल बोलते हैं सर। एबिटा के बेसिस पे भी ये लोग इन्वेस्ट करते हैं कि आपका, चलिए आपका सेल्स है जो भी आपने ग्रो करते जा रहे हैं, एबिटा आपका सपोज 60%, फॉर एग्जाम्पल मैं दे रहा हूँ। कई बार ऐसी कंपनियां देखी जो ऑपरेटिंग लॉस में, हाँ, ये इनफैक्ट मेरे को स्टॉक मार्केट में भी ये प्रॉब्लम आती है। हम लोग क्या करते हैं, जैसे अब वैल्यूएशंस हम लोग भी देखने जा रहे हैं, कंपनी का ग्रोथ देखने जा रहे हैं, कई बार ऐसा होता है रेवेन्यू ग्रो कर रहा है, एबिटा लॉस में, मतलब एबिटा तो है ही नहीं, लॉस, ऑपरेटिंग लॉस है, प्रॉफिट आफ्टर टैक्स देखने जाते हैं वो पॉजिटिव है। तो एक कंपनी के अंदर मैं एकदम डेप्थ में गया, वहां पे मैंने देखा कि उसने क्या कर रखी है, एक बहुत बड़ी एफडी कर रखी है। तो एफडी के इंटरेस्ट से वो अपना प्रॉफिट नच कर रहा है। मार्केट में जब उसका रिजल्ट आया, तो रिजल्ट में उसने ना सबसे पहले, जैसे क्वार्टरली रिजल्ट आया तो न्यूज चैनल पे सबसे पहले टैग आ जाता है कि बोले ये कंपनी का है, पैट ग्रू बाय 30%। करेक्ट। तो एकदम स्पाइक आ गया, शेयर प्राइस में स्पाइक आ गया। राइट। स्पाइक आने के बाद में 10 मिनट बाद देखा वो 5-7% नीचे दिख रहा है। हाँ। फिर धीरे धीरे ये पूरी न्यूज सामने आती है कि डिटेलिंग आती है। तो ये जो वैल्यूएशन के तरीके लोग कर रहे हैं, तो ये तो एक तरह का मिसरिप्रेजेंटेशन हो गया। देखिए, मिसरिप्रेजेंटेशन अगर हम एक दूसरे नज़रिए से देखें कि इनिशियली जब कोई भी ऐसे न्यूज़ आती है, कोई भी न्यूज़ आती है, तो इन्वेस्टर जो होता है, वो जो डे ट्रेडर जिसे हम कहते हैं, उस चीज़ को इनकैश करना चाहता है। अब ये तो बहुत जाहिर सी बात है कि अगर आप बिना सोचे समझे इन्वेस्ट करेंगे तो कुछ ना कुछ तो उसका इम्पैक्ट आने वाला है, वो पॉजिटिव। हाँ, मतलब सट्टा हो गया तो अब ठीक है, वो तो आपने अगर गैम्बल खेला है अंडर 7 ओवर 7 में, तो जो होने वाला है वो तो होने वाला है। लेकिन अगर हम दूसरे नज़रिए से देखें, जो आपने कहा कि भैया ये रेवेन्यू मल्टीपल है या एबिटा मल्टीपल है, सो जितने भी इन्वेस्टर्स होते हैं, इफ़ स्टार्टअप की दुनिया में देखें, इफ़ दे आर इन्वेस्टिंग टुडे, they are not paying for the price for today. Yeah. They are paying for a value which they are going to build up after 5 years. Right. उसकी वैल्यू को देखते हैं, वो आज की कीमत को नहीं देखते हैं। तो इन्वेस्टर को भी वही नजरिए रखना पड़ेगा कि आज मैं जो प्राइस दे रहा हूँ, ये प्राइस आज के लिए नहीं है, इट इज़ द वैल्यू जो मुझे 5 साल बाद 10 साल बाद मिल सकता है इस कंपनी में। अगर ये परसेप्शन आ गया कि मुझे वैल्यू 10 साल बाद का देखना है, तो मेरे ख्याल से फिर ये इन्वेस्टर को सोचना नहीं चाहिए कि आज सेल्स रेवेन्यू कितना है, एबिटा रेवेन्यू कितना है, कोई फ़र्क नहीं पड़ने वाला है। एज वी ऑल अंडरस्टैंड, देखो वो तो उसका डर्टी पिक्चर का जो डायलॉग है, पिक्चर 3 ही चीज़ चला, 3 वर्ड ही चलाता है, एंटरटेनमेंट एंटरटेनमेंट एंटरटेनमेंट। यहाँ पर आपका जो चलाने वाला काम है, इट इज़ लाइक पेशेंस रखें, पेशेंस रखें, पेशेंस रखें। बट सर फिर पेशेंस रखें कौन सी? जैसे अब सपोज किसी ने अगर IRFC में पिछले 2 साल पहले इन्वेस्ट कर दिया, IRFC सर मेरे पास था 20 रुपए का था, ठीक है, तो मैंने तो इसलिए रखा था कि चलो यार, ये कोई कभी मार्केट में गिरा तो ये इससे 20 से कितना ही नीचे जाएगा, तो मैंने रख दिया। एक TCS और IRFC, ये दोनों मैं अपने पोर्टफोलियो में रखे थे। दीज वर माय सेफ गार्डिंग स्टॉक्स, कि कभी मार्केट अगर गिरा तो ये बहुत ज्यादा नहीं गिरेंगे, तो इसको बेच के मैं जो मेरे को शेयर्स खरीदने मैं खरीद लूंगा। सर 20 रुपए का स्टॉक था, मैंने लिया है, मैंने बेचा उसको 24 रुपए पे। अच्छा, 24 पे बेच दिया। मेरे को था कि मेरे को दूसरी कंपनीज में, वो अलग बात है कि जो दूसरी कंपनीज में डाला दैट वाज मल्टीफोल्ड, बट सर अब वो तो इंसान को दुख तो होगा ना। वो जो 24 रुपए का शेयर 130-140 रुपए चलेगा सर, जो अपर सर्किट पे दुख हो रहा था। अब हुआ क्या, अब ये तो अलग बात है कि अगर जो मेरे को दुख था, मैं दुख के हिसाब से अगर सबको बता देता कि यार लेना ही नहीं चाहिए, ये तो खराब कंपनी है, इसको बिल्कुल नहीं लेना चाहिए, तो वो मेरा अंदर नहीं था। बट सब वैल्यूएशन इतने अनाप शनाप हो गए थे रेलवे स्टॉक्स के, और अभी 1.5-2 साल से आप मेरे चैनल पे भी देखेंगे, मेरे को कमेंट्स भी आते हैं, इतने सारे लोग फंस गए हैं कि IRFC, RVNL चल नहीं रहे। तो सर ऐसे कंपनीज को फिर ओवर वैल्यू है नहीं है, ओवर वैल्यूएशन उसका कैसे चेक करें, वो मेन क्वेश्चन आ जाता है। हाँ, तो निखिल, जो बात तूने कही कि 20 रुपये में और 24 रुपये में, तो कुछ लोगों को तो घर से निकलते मंजिल मिल जाती है, और कुछ हम जैसे लोग हैं जो उम्र भर रास्ता
सफर ही कर रहे होते हैं, है ना। तो मिलना बड़ा मुश्किल है कि कब खरीदना और कब बेचना। तो ये जो बात कही स्पेशली विद रेलवे स्टॉक्स, जो आई थिंक ये रेलवे स्टॉक्स ही हैं कि ओवर वैल्यूड है, अंडर वैल्यूड है, कब वो प्राइस आएगी, इट इज़ अ वेरी डिफिकल्ट कॉल कि देखिए अगेन द टाइम ऑफ इन्वेस्टमेंट वॉज वेरी इंपॉर्टेंट, है ना। मैं वक्त पे पहुंचा था, लेकिन वो वक्त शायद निकल गया था, है ना। तो हो सकता है भाई तेरे लिए वो वक्त सही था, या जिसने 300 पे लगाया उसके लिए वो वक्त सही था, लेकिन वो जो इन्वेस्टमेंट का वक्त था वो निकल गया था। सो आज वैल्यूएशन है उसमें, दम है, बट प्रॉब्ली योर टाइमिंग वाज नॉट करेक्ट। सो जब आपने एंटर किया उस समय वैल्यू हाई होगी। सो सिर्फ वैल्यूएशन देख के इन्वेस्ट नहीं करें फिर? नहीं, ऑब्वियसली वैल्यूएशन देख के, मतलब वो वैल्यू हाई होगी तो आपको अब पेशेंस रखना पड़ेगा, क्योंकि वो 300 रुपए का रेट कभी ना कभी शायद आएगा। बट ओनली थिंग इज कि आपका जो टाइम पीरियड है वो किसी को 2 साल में मिल गया, अब आपके लिए हो सकता है 10 साल हो जाएगा रिटर्न लेने के लिए। सर वो 10 साल बहुत दुखदाई है। हाँ, दुखदाई तो है, माना है ना ऐसे था, बट मतलब इश्क को मुकम्मल होने में समय तो लगता है ना दादा, है ना। तो इसलिए वो समय तो देना पड़ेगा उस चीज़ के लिए। सो टाइमिंग इज ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट अलॉन्ग विद वैल्यूएशन, है ना। तो हर चीज़ की कीमत होती है, सही समय पे आपने इन्वेस्ट किया, सही कीमत पे किया तो उसकी वैल्यू मिलेगी, और आपने रॉन्ग वैल्यूएशन पे किया, मतलब आपने सही, मतलब समय आपके पास जब था तब किया और वैल्यूएशन गलत किया, तो थोड़ा इंतजार और करना पड़ेगा। सो निखिल, जैसे तूने कहा कि 20 रुपये में आया और 24 में बेच दिया और बार बार दिखता है कि वो दुख तो होता है, तो स्टॉक मार्केट में क्या होता है, दिल टूटने की आवाज़ नहीं आती है ना। ये तो बहुत नियम है, तो यहाँ पर ऐसे ही होता है। सर आती है आती है, दिल टूटने की आवाज़ आती है, अंदर ही आती है, वो सामने नहीं दिखती है ना, अंदर ही दिखती है ना, तो बाहर नहीं दिखेगा, चेहरे पे भी दिखती है सर। तो इसलिए जो जिस प्राइस पे इन्वेस्ट किया ना, तो आई थिंक उनको बस वो सलमान खान और शाहरुख खान की मूवी जो आई थी उसका ध्यान रखना पड़ेगा, और राखी जो गाना गाती है मेरे करुण अर्जुन आएंगे, तो यहाँ पर भी आएंगे, लेकिन कब आएंगे ये नहीं पता रहेगा, है ना। बट सर ऐसे में जैसे आईपीओस की जो ये वैल्यूएशन है, उसके बाद में एक आ जाता है एक सेगमेंट एसएमई आईपीओस। अब इसमें क्या हो रहा है सर, बहुत छोटे छोटे आईपीओ हैं। पहली चीज़, इनकी क्या ज़रूरत थी? दूसरी चीज़, ये आ जाते हैं, लोग अप्लाई करते हैं, क्योंकि अभी तो वो यूफोरिया क्रिएट हो चुका है कि आईपीओ में पैसा डालना है। अब सपोज मेरे को मेन स्ट्रीम आईपीओ अभी 2-4 दिन से काफी खाली है। हाँ, एसएमई आईपीओ में दे धनाधन रोज ही आ रहा है, अब वहां पे रिटेल इन्वेस्टर डालता है 15,000 की एक एप्लीकेशन, यहाँ पे मिनिमम 1 लाख की 1 लाख लगता है, मतलब 6 गुना ज्यादा होगी। एब्सोल्युटली। मिल भी जाता है अलॉटमेंट। हाँ, मिलने के बाद में जब उसको सेल करने जा रहे हैं ना, अब जैसे सपोज जीएमपी आया, ग्रे मार्केट प्रीमियम, एक कंपनी का आया 60% का ग्रे मार्केट प्रीमियम, चलो ठीक है, मतलब कि मेरा 1 लाख का 1,60,000 होना तय। अब वो मैं बेचने जा रहा हूँ, मेरे को 1,60,000 का तो ग्राहक मिल भी नहीं रहा। हाँ, 1 लाख का ही मिल जाए बहुत बड़ी बात, बहुत बड़ी बात है, एब्सोल्युटली। तो फिर ये एक्सचेंज अलाउ कैसे कर रहा है? देखो अगेन क्वेश्चन ये आ रहा है कि एक्सचेंज क्यों अलाउ कर रहा है। ICDR रेगुलेशंस होते हैं, आपने कंप्लाई किया तो एक्सचेंज डज नॉट हैव एनी रोल टू प्ले नाउ वेरी सिंपल, इट इज बिटवीन द इन्वेस्टर एंड द कंपनी, वो आप देख ले भैया क्या होना है। तो फिर सर सेबी आ गया कि क्यों बोल रही है कि 90% से ज्यादा ट्रेडर लॉस में है, और उसके बाद वो लॉस में इसलिए है क्योंकि लोग सोच समझ के इन्वेस्ट नहीं कर रहे हैं, वेरी सिंपल है, इसलिए तो वो सर सेम हो गया यहाँ पे भी। नहीं, आप देखिए कोई प्लेटफॉर्म एक मार्केट है। पहले तो मैं कुछ क्वेश्चन का जवाब देता हूँ कि एसएमई आईपीओ की जरूरत क्या है, तो समझ में आएगा भैया ठीक है ये जरूरत तो है। अब बाकी उसमें जो पब्लिक का जो रोल है वो पब्लिक को रोल निभाना पड़ेगा ना। एसएमई आईपीओ ट्राई टू अंडरस्टैंड, देखिए दुनिया में कैपिटल पहले रिस्ट्रिक्टेड था, रिस्ट्रिक्टेड मतलब कुछ लोगों का एक्सेस होता था, कुछ लोगों को नहीं हो पाता था, बराबर। इसलिए एंटरप्रेन्योरशिप या बिजनेस करने वाले लोग लिमिटेड होते थे, ठीक है ना। अब दुनिया में समझ में आया अगर ये लिमिटेशन है रिसोर्स को, तो क्यों ना कैपिटल को डेमोक्रेटाइज कर दिया जाए। जैसे इंटरनेट ने क्या किया, पूरी दुनिया को एक कर दिया। अब एआई नॉलेज को क्या कर रहा है, डेमोक्रेटाइज कर रहा है। सबके पास हो गया नॉलेज, आप जो पढ़ा लिखा नहीं है तो भी वो बोलता है मैं तो इंटेलिजेंट हूँ, भले आर्टिफिशियल हूँ, क्या फर्क पड़ रहा है ना। तो ऐसे तो नॉलेज डेमोक्रेटाइज हो गया। तो कैपिटल को डेमोक्रेटाइज करने के लिए एसएमई आईपीओ का प्लेटफॉर्म लाया गया है कि ऐसा नहीं है कि कैपिटल की एक्सेस केवल बड़ी कंपनियों को हो जिसका टर्नओवर के 500 करोड़ से ऊपर हो। आज 50 करोड़ के टर्नओवर वाली कंपनी को भी आज कैपिटल चाहिए, तो बोले ठीक है भैया, ये भी एक रास्ता है जहां पर आप लाके कैपिटल को रेज कर सकते हो। एंड इंडिया एज अ कंट्री इज नाउ वी अंडरस्टैंड कि इंडिया को अगर 2047 तक विकसित बनना है तो एमएसएमई का रोल तो सबसे इंपॉर्टेंट होगा, अनडाउटेडली, उसके बिना तो नहीं बढ़ सकते।
तो एमएसएमई को कैपिटल एक्सेस देने के लिए ये एसएमई आईपीओ का प्लेटफॉर्म बहुत जरूरी है। एक्सप्रेस हाईवे पे जो चल रही है वो मेन बोर्ड वाली कंपनी चल रही हैं, है ना। उस एक्सप्रेस हाईवे पे दूसरी जो गाड़ियां आनी है छोटी, तो वो एसएमई आईपीओ प्लेटफॉर्म उस एक्सप्रेस हाईवे पे लाने के लिए जरूरत है। सर्विस लेन, हाँ, सर्विस लेन वाली जरूरत है, नहीं उसके बिना वो नहीं चल सकता है ना। पूरी इंडिया की कंट्री नहीं चल सकती, तो इसलिए एसएमई आईपीओ प्लेटफॉर्म इज़ ए वेरी गुड प्लेटफॉर्म, उसमें कोई डाउट नहीं है। अब उसका कौन फ़ायदा उठाएगा, कौन जेन्युइन है, अब ये तो पब्लिक को डिटरमाइन करना है कि यार इसमें ये अच्छी है और ख़राब है। जीएमपी इज अगेन इट्स ओनली अ मेजरमेंट ऑफ व्हाट इज एक्सपेक्टेड इन द मार्केट, नॉट द रियल थिंग। एक मार्केट है, क्रिएट किया गया है, सिस्टम है जिसमें आपको विश्वास रखना है, करे नहीं रखना है, नहीं रखना है। नाम ही ग्रे है। हाँ, नाम ही ग्रे है, तो ऑब्वियसली वी अंडरस्टैंड कि ग्रे का मतलब क्या हो सकता है ना। तो वो एक कभी बैरोमीटर नहीं हो सकता मेजरमेंट का, है ना। तो बैरोमीटर सिंपल एक ही तरीका होगा, आपके कंपनी को क्या देखना है, फंडामेंटल्स, ग्रोथ देखनी है कि व्हाट इज द ग्रोथ पोटेंशियल। अगर आप ग्रोथ दे सकते हैं, आपके जो प्रमोटर्स हैं उस पर आपको कॉन्फिडेंस है, और तीसरा उनका क्या मोट है। मोट आज की डेट में बहुत बड़ा एक ट्रम्प कार्ड है, कीवर्ड है, जिसको लोगों को समझना चाहिए कि इस कंपनी में क्या मोड है। नहीं तो आज कोई भी आपने बोला टू व्हीलर वाली इंडस्ट्री है, वो फ्रेंचाइजी वाला मॉडल डीलर है, वो तो उसमें क्या मोड है, आप यामा में आप अप्लाई करो, बहुत सारे डीलर्स मिल जाते हैं इंडिया में, तो उसमें आपका क्या डिफरेंशिएशन है, कुछ नहीं डिफरेंशिएशन है। तो आपका डिफरेंशिएशन तो आपको मेजर करना पड़ेगा, तो पब्लिक को समझना चाहिए। दैट मींस पब्लिक हैज टू बी स्मार्ट। Obviously, more than I think smart के अलावा I think they should be more educated in terms of financial literacy. देखिए, तीन चीज़ अगेन मैंने कहीं सुना था, ये कुमार विश्वास जी को ही सुना था। तो आपको चैतन्य रखना पड़ेगा। चैतन्य मतलब जो आसपास हो रहा है इसका समझ होनी चाहिए। तो आप जिस कंपनी में लगा रहे हो तो आपको पता होना चाहिए वो किस इंडस्ट्री में डील करती है, किस एरिया में डील करती है, तो ये आसपास वातावरण होना चाहिए। फिर उसका चिंतन करना चाहिए कि भैया ये चिंतन, भैया हाँ ये जो कर रही है सही है कि गलत है, सही होना चाहिए। तो ये दोनों चीज करें तो फिर चिंता शून्य होगी। चैतन्य करे, चैतन्य करे, चिंतन करे तो चिंता जीरो। इन्वेस्टर इतना मेहनत कर ले तो फिर आप सोच लो, फिर आप दुख थोड़ी बनाओगे, आपको दिल टूटने की आवाज़ ही नहीं आएगी। दिल टूटेगा ही नहीं, फिर आवाज़ क्या आएगी। ये बात भी सही है। तो सर ये वाले बात हो गई जो वाली कंपनी, पहले अपन ने आईपीओ के ऊपर बात कर ली, फिर अपन ने एसएमई आईपीओ के ऊपर बात कर ली, और प्री आईपीओ पे एनएससी का प्री आईपीओ आया, एनएसडीएल का आईपीओ आया। एनएसडीएल का भी प्री आईपीओ में मार्केट चल रहा था। मैं इन दोनों बातों को कनेक्ट क्यों कर रहा हूँ, उसके पीछे कारण है। एनएससी का जब अभी प्री आईपीओ जो प्राइस चल रहा है वो अपने टॉप से अराउंड 30-35-40% नीचे चल रहा है, और टॉप भी पहुंचा मतलब अनाप शनाप जैसे, बिना सर पैर के सीधा बढ़ते जाए, रोज बढ़ते जाए। एनएसडीएल का जो प्री आईपीओ प्राइस था वो करीब हो गया था 1250 रुपए के करीब। लॉन्च इन्होंने शायद 800 रुपए के करीब किया, मतलब अपने प्री आईपीओ प्राइस से 35-40% नीचे। जैसे ही एनएसडीएल का आईपीओ इस तरह से लॉन्च हुआ, एनएससी का प्री आईपीओ प्राइस 30% से गिर गया। अच्छा, अब ये जो प्री आईपीओ वाला है, इसमें तो मेरे को नहीं लगता सेबी उसमें कनेक्टेड है। नहीं, तो अब सेबी कनेक्टेड नहीं है, मतलब यहाँ पे ब्रोकर्स का कार्टेल बनेगा जो सेल करेगा। अब सपोज मेरे पास ही बहुत बार ऑप्शन आया कि सर आप एनएससी का शेयर प्राइस, ये एनएससी के 10 लाख रुपए इन्वेस्ट करिए, इस भाव पे कर दीजिए। अब मेरे को प्री आईपीओ में थोड़ा सा वैसे भी इंटरेस्ट थोड़ा कम रहता है, तो जब मैंने वो देखी पूरी कैलकुलेशन, मतलब यार इसमें वापस बायर मेरे को ढूंढना है, मेरे को सेल करना है, एग्जिट करना है। बायर ढूंढने के लिए वापस ब्रोकर पकड़ूं। करेक्ट। ब्रोकर अपने किसी क्लाइंट को वो बिल दिलवाएगा, यही पूरा सेटअप होगा। करेक्ट। तो ये वैल्यूएशन फिर कौन कर रहा है, और ये वैल्यूएशन में जो प्राइस चल रहा है ये तो एक तरह का अनरेगुलेटेड मार्केट पीछे चल रहा है। एब्सोल्युटली निखिल, ये टोटली अनरेगुलेटेड मार्केट है। सो इट इज मोर ड्रिवन बाय फ्यू, अगेन इसका एक मार्केट क्रिएट हो गया होगा जिसमें कुछ लोग होंगे जो प्योरली इस प्री आईपीओ वाली कंपनीज में डील करते होंगे, जो अभी लिस्टेड नहीं होंगे, अनलिस्टेड है, प्राइवेट कंपनीज होंगी। तो इसके कुछ पर्टिकुलर सेट ऑफ पीपल हैं, और यही पर्टिकुलर सेट ऑफ पीपल इन्वेस्ट करके रखते हैं। इनके पास पता है कौन से इन्वेस्टर्स हैं जिन्होंने इस कंपनी में पैसा लगा के रखा है, और फिर ये ऐसे लोगों को ढूंढते भी हैं जिनका इंटरेस्ट स्टॉक मार्केट में रहता होगा। तो जैसे अगर आपको ऑफर आया होगा तो उनको पता है भाई ये यूट्यूब चैनल चलाते होंगे या मार्केट में जाते हैं, तो हो सकता है इसका इंटरेस्ट आ जाए इस पर्टिकुलर चीज़ में। सो अगेन ये मार्केट डेवलप्ड है, इसका कोई रेगुलेशन नहीं रहेगा। प्राइस आपको देखनी है, क्योंकि आपके पास कोई डॉक्यूमेंट भी नहीं है, आपके पास वो अवेलेबल इंफॉर्मेशन भी नहीं है। यू आर जस्ट गोइंग बाय और द वर्ड्स, द माउथ, द स्प्रेड ऑफ द वर्ड्स बाय दैट पर्टिकुलर पर्सन। वो जो बोल रहा है वो बताने, उस पर आप विश्वास कर रहे हो, एंड दैट मीन्स आपका विश्वास उस व्यक्ति पे हो गया, कंपनी पे नहीं हुआ है।
हाँ बिल्कुल है ना। तो आप उस व्यक्ति के विश्वास पे आप डील कर रहे हो। सर वारी के प्री आईपीओ प्राइसिंग में मेरे पास इतने सारे इन्वेस्टर्स हैं जिन्होंने प्री आईपीओ में किया। हाँ। अब ये फोमो तो मेरे को भी था। हाँ। अब सर दुख तो होता है स्टॉक मार्केट पे, आप कितने भी, स्टॉक मार्केट का दूसरा नाम ही मेरे को दुख लगता है सर, मतलब हर बार दुख होता ही तो होता है। इसलिए सेबी ने बोला 90% इन्वेस्टर है। 90% ट्रेडर है वो। हाँ, जो भी है इन्वेस्टर नहीं है। इन्वेस्टर का नुकसान जो स्टॉक मार्केट में जो लगा के रखता है उसको बाय डिफॉल्ट एक अपॉर्चुनिटी लॉस भी जो है ना, हाँ, तो वो भी लॉस मानो सर। अपॉर्चुनिटी लॉस, फियर ऑफ मिसिंग आउट, ये जो भी जेंजीज के भी जो टर्म्स है ना वो दिमाग में घुस जाती है, एकदम घुस जाते हैं। मेरे रिलेटिव ही है, हाँ, 650 रुपए में वारी के शेयर्स लिए हैं। अच्छा, प्री आईपीओ में। अच्छा, ठीक है, मेरे को भी कॉल आया था। अच्छा, झूठ नहीं, हाँ, मेरे पास भी कॉल आया, बोले कि निखिल इसमें सबसे बड़ी प्रॉब्लम क्या होती है, जहाँ पढ़े लिखे हो जाते हैं ना तो ऐसे चीजों से आप दूर होना लगे तो वो नुकसानदायक हो जाता है कभी कभी। ये बात सही है ना। द मोर यू बिकम स्केप्टिक द लेसर चांस इज लाइक यू विल मेक लॉट ऑफ प्रॉफिट्स। करेक्ट। जैसे कसिनो में भी बोलते हैं। हाँ, और स्केप्टिक कब होते हैं जब आप थोड़े पढ़े लिखे होते हैं। हाँ। तो बोलते हैं यार इसका फाइनेंशियल, इसका इबिडा क्या कर रहा है, इसका पैड क्या कर रहा है, इसका पैड अदर इनकम से आ रहा है, ऐसा क्यों हो रहा है, वो क्या रहा है, तो वहाँ भी गड़बड़ हो जाती है। तो वो सर वो जो दुख हुआ ना, अभी 3500 रुपए का चल रहा है शेयर। हाँ, 3500 रुपए का। और ये 2 साल पहले की बात है। अच्छा, 2 साल में। अब क्या ही बोलूं सर, इसके आगे मेरे पास शब्द नहीं है। तो सर आईपीओ के वैल्यूएशन हो, कंपनी के वैल्यूएशन हो, इनके लिए क्या देखा जाए जिससे पता पड़े कि वैल्यूएशन ठीक है? तो सबसे पहले अगर हम देखें कोई भी कंपनी में आप इन्वेस्ट कर रहे हैं तो सबसे पहले कोई पीयर कंपनी को ढूंढ लें। अगर पीयर कंपनी, चलिए एक तो क्या पीयर कंपनी को ढूंढ लिया, दूसरा पीयर कंपनी नहीं है, तो आप पहले प्लीज पीयर कंपनी का बताइएगा, फिर जब पीयर कंपनी नहीं है तब। ठीक है, तो पीयर कंपनी को ढूंढ लें। पीयर कंपनी अगर मिल जाती है तो उसका वैल्यूएशन देखें। और वैल्यूएशन का एक पैरामीटर होता है, वन ऑफ द सिंपल पैरामीटर, जैसे फॉर एग्जांपल पब्लिक में अवेलेबल इंफॉर्मेशन पी रेशियो है ना, तो पी रेशियो एक पैरामीटर हो सकता है, उसका जज कर लें कि क्या पी रेशियो पे वो कंपनी ट्रेड कर रही है और ये कंपनी जो आ रही है वो क्या पी रेशियो पे आ रही है। पी रेशियो में थोड़ा फर्क हो सकता है, बट वास्ट डिफरेंस नहीं होना चाहिए। थोड़ा फर्क हो सकता है बेस्ड ऑन कंपनीज की ग्रोथ पोटेंशियल, प्रमोटर का हिस्ट्री, बैकग्राउंड, उसमें थोड़ा पी रेशियो में हो सकता है। बट अगर बहुत ज्यादा गैप है तो आपको एक बार नजर देखना चाहिए, व्हाई देयर इज सो मच ऑफ गैप इन द पी। मार्केट कैपिटलाइजेशन भी रोल प्ले करेगा इसमें? मार्केट कैपिटलाइजेशन डेफिनेटली प्ले करता है। भाई जिस कंपनी का मार्केट कैप बहुत हाई है तो इसका बहुत सिंपल सा मीनिंग है लिक्विडिटी हाई है। सो लिक्विडिटी इज ऑलवेज डिराइविंग सर्टेन प्रीमियम। आज कोई इन्फोसिस और रिलायंस के शेयर में देखेंगे और कोई रिलायंस जैसी कंपनी आज की डेट में कोई पब्लिक इशू लेके आएगी तो रिलायंस को हमेशा थोड़ा प्रीमियम मिलेगा कि उसकी लिक्विडिटी ज्यादा है, मार्केट कैप ज्यादा है, वो तो बहुत नेचुरल है। तो पी रेशियो के बेसिस पे आप पीयर कंपैरिजन कर लें। सपोज पी रेशियो, अब पीयर कंपैरिजन नहीं हो पा रहा है, वो लिस्टेड कंपनी नहीं है, तो हम इंटरनेशनल मार्केट को ढूंढें। भाई कहीं ना कहीं तो ऐसे दौर की कंपनियां मिलेंगी ना, कहीं ना कहीं तो मिलेंगे, ऐसा तो वहाँ से ढूंढ लें। अगर वहाँ पर भी नहीं मिलता है तो देन यू अंडरस्टैंड द बिजनेस। आपको बिजनेस समझना है कि यार ये बिजनेस में क्या पोटेंशियल दिख रहा है, व्हाट इज मार्केट डिमांडिंग, व्हाट इज आसपास का, जैसे मैंने कहा चैतन्य है, तो आपको अपने खुद का सेंस लगाना पड़ेगा कि व्हाट इज द पॉसिबल ग्रोथ। एक बहुत वैलिड पॉइंट जो थोड़ी देर पहले बोला, सर लॉस मेकिंग कंपनी है, उनके भी आज की डेट में आईपीओ आ जाते हैं और वैल्यूएशन बहुत हाई रहता है। वो तो मैं आपको क्या बताऊं, अभी जोमेटो की बात करें, जोमेटो आया था, लॉस में था, करेक्ट। कितनी सारी कंपनियां हैं, जब क्योंकि सर मैं आईपीओ के वीडियोस बनाता हूँ, जब मैं आईपीओ का एनालिसिस खुद करता हूँ, वैल्यूएशंस खुद देखता हूँ, तो उस समय ना मेरा तो एक क्राइटेरिया ही हो गया है, अच्छा लॉस मेकिंग कंपनी है तो मेरे को उसके ऊपर ज्यादा दिमाग लगाने नहीं है। एबिटा लॉस में तो कतई नहीं देखूंगा। लोग बोलते सर उसमें हमको ग्रोथ मिल रही है, आगे पोटेंशियल है, आगे ना पीछे मिल जाएगी, मेरा ले लो। मेरे को नहीं चाहिए। करेक्ट। एट दी एंड इन्वेस्टर की चलेगी ना, मतलब उसको लगाने लगा तो मेरा पैसा है ना, तो मैं मतलब मेरे को नहीं लगाना, तुम लगाओ। सर कितने आईपीओ है 2024 से 2025 में आप देख लीजिए, अपने आईपीओ प्राइस से नीचे चल रहे हैं। एब्सोल्युटली। तो ये होता क्यों है? क्योंकि ये इनका हाइप क्रिएटेड है ना, और पीपल गेट अट्रैक्टेड बाय द हाइप एंड द प्रमोशन दे डू, है ना। जान लेनी थी तो सीधे बता देते, मुस्कुराने की क्या जरूरत थी, है ना। सर क्या बात है, तो ये वाली बहुत सही बात बोली आपने। ये भी ठीक है। तो ऐसा चीज हो रही है यहाँ पर, तो वो क्या जान ले रहे हैं और कुछ उल्टे सीधे चीजें पब्लिसाइज करके प्रमोट करके ऐसा रहा है। बट ये जो पॉइंट है कि लॉस मेकिंग कंपनीज भी अगर हाई वैल्यूएशन पे ले आ रहे हैं, सो दिस इज हैपनिंग फॉर 2-3 रीजंस। सो निखिल, जैसा मैं कह रहा था कि जितनी भी लॉस मेकिंग कंपनीज हैं, इनका जो वैल्यूएशन हाई होता है, तो हाई होने के कारण मैं ऐसा जनरल परसेप्शन है हाई होता है, बट नॉर्मली वो हाई नहीं माना जाएगा, बिकॉज दे आर द न्यू एज कंपनीज जिसमें लगता है कि आने वाले समय में बहुत पोटेंशियल है और उनका वो फर्स्ट मूवर है, तो फर्स्ट मूवर एडवांटेज का वो फायदा लेना चाह रहे होंगे, तो इसलिए वैल्यूएशन थोड़ा हाई है।
और एक बहुत नेचुरल चीज़ है निखिल, कि जितने इन्वेस्टर्स ने पहले उस पर पैसा लगा के रखा होगा, तो वो भी अगर हाई वैल्यूएशन होगा तो जब वो आईपीओ लेके आएगा तो नेचुरली उस प्राइस से थोड़ा ऊपर लाएगा, ऊपर ही लाने वाला है, उससे नीचे ला के तो मतलब ही नहीं है। तो बाय डिफ़ॉल्ट क्या होता है, इन कंपनियों के शेयर की प्राइस हमेशा हाई रहेगी। और इंडियन मार्केट में आने वाले समय में एक ये ट्रेंड देखा जाएगा कि जितने भी न्यू एज कंपनी जो स्टार्टअप के इकोसिस्टम से आ रही हैं और बाहर निकल रही हैं, इनका वैल्यूएशन हमेशा हाई रहेगा, क्योंकि प्रीवियस इन्वेस्टर्स ने हमेशा हाई प्राइस पे ही इन्वेस्ट करके रखा होगा। ये एक ट्रेंड बन जाएगा आने वाले समय में। आप देख लो, जितने भी एग्जांपल्स आपको लेना हो, वो मीशो लेना हो या अर्बन क्लैब लेना हो या ओला लेना हो या जोमेटो लेना हो, और जितने भी आ रहे हैं वो आप देखोगे उसमें आपको वैल्यूएशन थोड़े दूसरे पीयर कंपनी से हाई ही मिलने वाला है। फेयर है? देखिए, जहाँ पर फेयर है या गलत है, इसको जस्टिफाई करना बड़ा मुश्किल है, बिकॉज जब तक मार्केट उस डिमांड को फुलफिल कर रही है तो एवरीथिंग इज फेयर इन दिस पर्टिकुलर। जिस दिन मार्केट नहीं जस्टिफाई करेगा तो जो भी कंपनीज है, जैसे ओला के शेयर अगर आप देखोगे तो ऑटोमेटिक गिरी गए, क्योंकि मार्केट डिमांड उसमें नहीं, उनको समझ में आ गया कि वैल्यूएशन बहुत हाई था। सो वो धीरे धीरे मार्केट को समझ में आएगा, इनिशियली समझ में नहीं आएगा। बजाज हाउसिंग फाइनेंस के साथ भी ये हो रहा है। अब बजाज हाउसिंग फाइनेंस का तो देखो केस अलग है, बट बिकॉज इट इज़ एन एनबीएफसी है और हाउसिंग सेक्टर में है, तो वो मार्केट के जो पीयर हो रहे हैं उसी के हिसाब से वो परफॉर्म करने वाला है। क्योंकि बजाज हाउसिंग फाइनेंस में मुझे नहीं लगता है कि कोई दूसरा कोई स्टोरी होने वाली है। इट्स दी मार्केट स्टोरी जो उस पर्टिकुलर इंडस्ट्री से रिलेट कर रही होगी। सर, एविएशन कंपनीज को फिर कैसे देखें? एक तो जैसे एविएशन कंपनी में आ गई इंडिगो, जो अभी मास्टर चल रही है। इंडिगो थोड़ी सी भी दिक्कत में आती है, पूरा एविएशन सेक्टर नीचे बैठने लग जाता है, जो अभी हुआ भी। करेक्ट। स्पाइस जेट की कोई इतनी वैल्यू नहीं है। जेट एयरवेज खत्म हो गया। हाँ। अब जैसे जेट एयरवेज खत्म हो गया, इंसॉल्वेंट हो गया, तो इंसॉल्वेंट होने के बाद क्या रिवाइवल के जेट एयरवेज के चांस है? सिमिलर क्वेश्चन सर मेरा किंगफिशर एयरलाइंस पे भी आता है। राइट, ओके। तो देखिए, किंगफिशर एयरलाइंस तो अब खत्म हो चुकी है, तो उसमें अब कुछ एसेट बचे ही नहीं है। सिमिलर अगर जेट एयरवेज की भी बात करें, जो इंसॉल्वेंट कंपनी है, तो उसमें भी अब क्योंकि बहुत टाइम गैप हो चुका है जब से वो इंसॉल्वेंट हुई, और आपके आज के दौरान में मेरे ख्याल 2-3 साल का गैप हो चुका है, तो उसके जो भी एसेट बेस होंगी, जितने भी उसके एयरप्लेन्स होंगी, उसकी वैल्यू थोड़ी डिटोरेट हो रही है, और उसकी ब्रांड वैल्यू भी धीरे धीरे लोगों के दिमाग से अब निकलते जा रही है, बिकॉज अब जो दूसरे प्लेयर्स आ रहे हैं वो डोमिनेट करने आ रहे हैं। और रिवाइवल के लिए स्पेशली एविएशन इंडस्ट्री में इट टेक्स लॉट ऑफ टाइम एंड कैपिटल रिक्वायरमेंट। तो अगर आज रिवाइव भी होती है तो मेरे ख्याल से 1-1.5 साल का और समय लगेगा टिल द टाइम इट रीस्टैब्लिशेज इटसेल्फ। राइट। तो जेट एयरवेज में मुझे नहीं लगता अब रिवाइवल के ज़्यादा स्कोप होने चाहिए। और जहाँ तक बात रही फॉर इंडिगो, बिकॉज इट इज़ अ डोमिनेंट प्लेयर, तो कुछ भी अगर इम्पैक्ट होता है तो एविएशन इंडस्ट्री पे इम्पैक्ट होता है। तो अगर आप देखोगे इंडिगो में इतना बड़ा नेगेटिव इम्पैक्ट था, बहुत बड़ा इम्पैक्ट आया था, बट उसके प्राइसेस जो शेयर्स के गिरे हैं, गिरने के बाद एक स्टेबल हो गए हैं। ऐसा नहीं हो, बिकॉज अगेन फ्यूचर ऐसा नहीं कि बहुत पॉजिटिव है इंडिगो के लिए, क्योंकि अभी क्या होने वाला है कुछ अनसर्टेन है। कौन से एयरलाइंस नहीं आ सकती है, या गवर्नमेंट क्या रेगुलेशन उस पर लगा देगी, और इंक्वायरी जो चल रही है वो भी पेंडिंग है, बट उसके प्राइसेस अभी क्या हो चुके हैं, स्टेबलाइज हो चुके हैं पर्टिकुलर लेवल पे। वाई? बिकॉज वो डोमिनेंट पोजिशन पे है ना। डोमिनेंट पोजिशन पे होने के कारण ये है, अगर और कंपटीटर्स होते तो शायद वो और इसके प्राइसेस और कम होते। So being a valuation professional, do you feel that chartered accountants should explore this particular area of valuation profession? Nikhil, I have been advocating this particular point that why not, है ना। और मैं अभी तक जितने भी लेक्चर्स लेता हूँ, अभी मैं वैल्यूएशन पे बहुत सारे लेक्चर्स ले रहा हूँ। सो माय वन स्टोरी ऑफ टेकिंग लेक्चर इज़ हाउ देयर विल बी अ मच बेटर स्कोप फॉर वैल्यूएशन। उसका कारण बहुत सिंपल है ना। मैं 2-3 एग्जांपल देता हूँ। उसका कारण ये है कि वैल्यूएशन की रिक्वायरमेंट इज़ नाउ रिक्वायर्ड बाय लॉ में रिक्वायर्ड है। वो कंपनीज एक्ट हो, फेमा हो, सेबी की कुछ रेगुलेशंस हो, यहाँ पर मैंडेटेड है कि अगर वैल्यूएशन करना हो इट हैज़ टू बी डन बाय अ रजिस्टर्ड वैल्यूअर। ओके। तो कोई चीज़ अगर ड्रिवन बाय लॉ है तो मान के चलिए उसका स्कोप तो होना है, रहेगा, जब तक वो लॉ से हटाया नहीं जाएगा। ऑन दी अदर हैंड अगर हम देखें वैल्यूएशन की रिक्वायरमेंट क्यों होनी चाहिए, देखिए एज अ चार्टर्ड अकाउंटेंट हम देखें हमारी प्रैक्टिसेस किस एरिया में होती है। वन इज कॉम्प्लायंस ड्रिवन, राइट। एक कॉम्प्लायंस हो जीएसटी, टीडीएस, इनकम टैक्स रिटर्न, ये कॉम्प्लायंस ऑडिट करना है, कॉम्प्लायंस ड्रिवन होता है। एक होता है कंसल्टिंग, 2 C's पे है, कॉम्प्लायंस हो रहा है, कंसल्टिंग हो गया। ये 2 मेजर हमारे ड्राइवर्स रहे हैं फॉर प्रैक्टिस प्रोफेशन। तो कॉम्प्लायंस कुड बी व्हाट, मंथली, क्वार्टरली, एनुअली। मेजरली इट हैज़ बीन एनुअली, जीएसटी के कारण मंथली होने लगा है, बाकी चीज़ें कुछ क्वार्टरली चलती है, टीडीएस टाइप से रहता है।
कंपनी लॉ की प्रैक्टिस देखे वो एनुअली होती है मेजरली, कुछ चीज़ें थोड़ी क्वार्टरली होती रहती हैं। कंसल्टिंग इज बेस्ड ऑन जो इवेंट्स हो रहे हैं। तो अगर हम अपनी प्रैक्टिस को उस तरह से ड्राइव करें जहां पर ट्रांजैक्शन ड्रिवन हो जाए, क्योंकि दुनिया में ट्रांजैक्शंस कब कब हो रहे हैं, रोज होते हैं, रोज ट्रांजैक्शंस हो रहे हैं, इतनी सारी कंपनियां हैं, हर कंपनी कुछ ना कुछ ट्रांजैक्शंस करेगी। तो वैल्यूएशन इज अ ट्रांजैक्शन बेस्ड एडवाइजरी सर्विसेज, और ट्रांजैक्शंस रोज होंगे, उसको कोई रोक नहीं सकता। तो रोज ट्रांजैक्शंस होंगे, रोज काम आएगा। इसलिए आगे आने वाले समय में वैल्यूएशन प्रोफेशन का स्कोप अच्छा है। और कौन से ट्रांजैक्शन होंगे, यू नेम एनी ट्रांजैक्शन जो कंपनी में होता रहे, अदर देन दी बिजनेस ऑपरेशंस, उसकी बात नहीं कर रहा हूँ। तो आप कोई भी ऐसा ट्रांजैक्शन बात करोगे, कंपनी को आईपीओ लेके आना है, कंपनी को शेयर ट्रांसफर करना है, कंपनी को मर्जर एक्विजिशन करना है, कंपनी को लोन्स चाहिए, ग्रोथ करनी है, ऐसे बहुत सारे ट्रांजैक्शंस हैं जहाँ पर डिफाइंड किया गया है कि वहाँ पर वैल्यूएशन का रिक्वायरमेंट होएगी है। तो आने वाले समय में, बिकॉज अब नेचर ऑफ बिजनेस भी अगर आप देखोगे, पहले जो कंपनी बनती थी ना, एक सिंपल एग्जांपल, सपोज 25 साल पहले तेरे फादर ने कंपनी बनाई होगी, इस उम्मीद पे बनाई होगी कि ये 25 साल के बाद भी मेरी कंपनी चलती रहेगी, मेरा बच्चा इस कंपनी को आगे चलाता रहेगा। आज जो आता है जेनजी वाला स्टार्टअप फाउंडर, वो आज कंपनी चलाता है इस उम्मीद पे कि 5 साल बाद बेचनी है। एक ही सिंपल ऑब्जेक्टिव है। तो जब बेचनी है, जब कंपनी बनाएगा, और ऐसा भी नहीं कंपनी खुद के पैसे चलाता है, आज तो क्या उसको सीड फंड चाहिए, एंजल फंड चाहिए, ना सीरीज ए चाहिए, ना सीरीज बी चाहिए। तो ये सब ट्रांजैक्शन ही हो रहे हैं। जो पिताजी ने 25 साल पहले बनाया तो बोला मेरा पैसा बस भैया और मेरे परिवार का पैसा लगना है, वहाँ तो ना सीरीज ए बी सी तो उन्होंने सीखी नहीं थी। तो ऐसे ट्रांजैक्शन होते आ रहे हैं, तो आप मान के लो वैल्यूएशन की रिक्वायरमेंट तो आते रहेगी। सर कुछ इसके लिए कोर्स करना पड़ता है जैसे? यस निखिल, देयर इज अ कोर्स विच इज़ अ डेजिग्नेटेड कोर्स बाय गवर्नमेंट ओनली। हमारे इसमें पहला जो स्टेप रहता है कि आपको 50 आवर की ट्रेनिंग करनी पड़ती है, और वो 50 आवर की ट्रेनिंग हमारे ICI भी कराती है, ICSI भी कराती है, और ICMAI भी कराती है। ओके। तो ये सब और भी एजेंसीज हैं जिनको ऑथराइज किया गवर्नमेंट ने। ट्रेनिंग करने के बाद आपको एग्ज़ाम क्लियर करना पड़ता है। सो देयर इज़ अ डेजिग्नेटेड एग्ज़ाम, और एग्ज़ाम वही जो हमारे अगर जिसने डीसा किया होगा उसे ऑब्जेक्टिव टाइप पैटर्न पे एग्ज़ाम होता है, मिनिमम 60% स्कोर करना रहता है विद नेगेटिव मार्किंग। तो एग्ज़ाम क्लियर करना पड़ता है, एंड देन यू हैव टू अप्लाई फॉर रजिस्ट्रेशन, तो आपको रजिस्टर्ड वैल्यूअर का सर्टिफिकेट मिलता है। तो थोड़ा फिल्ट्रेशन हो जाता है वहाँ पर कि हर जने नहीं करता है वहाँ पर, और ये वही CA कर सकते हैं जिनको 3 साल का COP होगा, प्रैक्टिस में हो गए वही CA कर सकते हैं। रजिस्ट्रेशन लेने का टोटल ड्यूरेशन? रजिस्ट्रेशन वो एक बार आपने रजिस्ट्रेशन किया तो विद इन 1 ईयर यू कैन बिकम अ रजिस्टर्ड, मैक्सिमम 1 ईयर। मैक्सिमम। हाँ, अगर आपने फर्स्ट अटेम्प्ट में क्लियर कर दिया तो 6 महीने में आप रजिस्टर्ड वैल्यूअर होकर निकल जाते हैं। देन हाउ टू अप्रोच फॉर द वर्क? देखिए, वर्क का जो काम है, जैसे मैंने कहा कि आज की डेट में नेचुरली क्योंकि ट्रांजेक्शन्स हो रहे हैं, और जो नंबर ऑफ रजिस्टर्ड वैल्यूअर्स अक्रॉस इंडिया है वो करीब 3 है प्लस है। और ट्रांजेक्शन्स एक मैं फिगर्स की बात करूँ ना, देखो आज इंडिया में 30 लाख कंपनीज रजिस्टर्ड है ना, उसमें 65% एक्टिव मानी जाती है। दैट्स अ स्टैंडर्ड रेशियो। 18 लाख एक्टिव कंपनीज हुई। उस 18 लाख में से हम माने कि 10% कंपनीज ही आज अच्छा बिजनेस करेंगे और ग्रो करेंगी। सो 18 लाख में 10% 1,80,000 कंपनीज हो गई। यही आपका टारगेट मार्केट है। क्योंकि 1,80,000 कंपनीज में ग्रो होगा, ट्रांजेक्शन होंगे, कुछ ना कुछ इवेंट चलते जाएंगे, और आप 3,000 आप रजिस्टर्ड वैल्यूज आप मान के चलो, और ट्रांजेक्शन एक नहीं होंगे, मल्टीपल होते रहेंगे। तो ये आपका टारगेट कंपनी, उस कंपनी से जो लोग जुड़े हैं वो आपको ढूंढना है और आपको काम आएगा। फेयर इनफ। तो मेरे हिसाब से स्कोप वाइज भी एक CAs के लिए एक अलग से स्ट्रीम खुल रही है। एब्सोल्युटली खुली है। बहुत से लोग सर इस बात से दुखी है कि ट्रेडिशनल प्रैक्टिस कम होती जा रही है, काम कम हो रहा है, क्लाइंट फीस नहीं देता है, ठीक है। तो इसके लिए निखिल, इफ दैट मैसेज कैन बी स्प्रेड टू ऑल द चार्टर्ड अकाउंटेंट्स, वी नीड टू अंडरस्टैंड द डेमोग्राफिक इन इंडिया, और डेमोग्राफिक का डिविडेंड हमें क्या मिलने वाला है समझना पड़ेगा। डेमोग्राफिक ये कहता है कि जैसे मैंने एग्जांपल कहा कि फैमिली रन बिजनेसेस नहीं हो रहे हैं यहाँ पर, तो जो ये चेंज समझ सकता है कि आने वाले समय में फैमिली रन बिजनेस तो मिलेंगे नहीं, बराबर, तो इसका फायदा हमें उठाना है ना। ये एक विजन वाली बात है, ये डेमोग्राफिक चेंज हो रहा है। दूसरा हम ये देखें, जो फैमिली रन बिजनेस हैं वो आज बिखर रहे हैं, है ना। बिखर क्यों रहे हैं? बिकॉज जो फैमिली बनी हुई थी वो फैमिली में या तो सेकेंड जनरेशन बिजनेस नहीं चलाना चाहता है, या उनके फैमिली में बोले कि आप सब अपना सेपरेट हो रहा है, वो नेचुरल हो रहा है। न्यूक्लियर फैमिली जैसे हो रही है तो ये सब सेपरेट हो रहा है। तो आप समझो जो पुरानी कंपनीज बनी हैं उसमें भी कुछ ना कुछ होगा, बराबर होना ही है। तो उसके कारण ट्रांजेक्शन होंगे, उसको वैल्यूएशन की रिक्वायरमेंट हो रही है।
तो ये आपको सोसाइटल चेंजेस समझना जरूरी है, डेमोग्राफिक चेंज समझना जरूरी है, रादर देन कि मेरे को गवर्नमेंट लॉ क्या ला रही है, राइट, वो अलग चीज हो गई। तो एज अ सीए आई थिंक हमारा फोकस रादर देन अंडरस्टैंडिंग द लॉ, लेट अस अंडरस्टैंड द डेमोग्राफिक चेंजेस, द सोसाइटल चेंजेस एंड द थॉट प्रोसेस ऑफ द जेन जी। अगर इसमें अगर हम घुस गए तो आपको समझ आए यार कौन सी लाइन आने वाले समय में आपको स्कोप देने वाली, राइट, गेट इनटू दैट लाइन, ऐसा होता है। तो उसके लिए मैं बस एक ही चीज कहूँगा लास्ट में, देखिए वो जो डायलॉग है अपने उसका, कभी कभी तो लगता है पुनी भगवान है ना। तो ये सेक्रेड गेम्स का नवाजुद्दीन सिद्दीकी है ना, अहम ब्रह्मास्मि, हाँ है ना। तो ये डायलॉग स्टॉक मार्केट में बहुत चलता है, क्योंकि जो इन्वेस्टर है वो सोचता है यार कि मेरे से ज़्यादा ज्ञानी नहीं होगा, क्योंकि जिसमें मैंने लगाया वो सही है, शेयर तो सही है, उसका तो इन्वेस्टमेंट गलत नहीं हो सकता। राइट, तो वहाँ पर ये थॉट प्रोसेस अलग करना पड़ेगा और आपको बिलीफ लाना पड़ेगा अपने ऊपर कि यार जो मैं कर रहा हूँ सही तो है, लेकिन सोच समझ के करो, है ना। वो बिलीफ आपको लाना पड़ेगा। ऐसा नहीं कि मैं भगवान हूँ, जो मैंने किया वही सही है, ऐसा नहीं है। वो अमिताभ गढ़ जो कह दिया सो कह दिया, ऐसा नहीं होना चाहिए, है ना। डिसिप्लिन में होना चाहिए कि डिसिप्लिन मेंटेन रखे, राइट, है ना। एंड इन्वेस्टमेंट इन स्टॉक मार्केट हैज टू बी इन द कॉन्सेप्ट ऑफ सिप। नाउ सिप म्यूचुअल फंड का नहीं, सिप मतलब SIP, स्मॉल इज पावरफुल, स्मॉल इज पावरफुल, है ना। तो दैट मींस वैल्यूएशन वाइज, हाँ वैल्यूएशन वाइज मतलब आप धीरे धीरे करते रहे, स्मॉल स्टेप्स में आप आगे बढ़ते। जो पहली बार इन्वेस्ट कर रहा है, जेनजी अगर आज इन्वेस्टमेंट करने जा रहा है तो धीरे धीरे करें, स्मॉल इज पावरफुल। हर चीज़ आप छोटे छोटे कदम लें तो डेफिनेटली उसका ग्रोथ मिलेगा, राइट। और बस पेशेंस रखें, दीदार तलब हो तो नजरें जमाई रखिए, पर्दा हो या नसीब सरकता जरूर है। क्या पर्दा हो या नसीब सरकता जरूर है। सर विद दैट नोट, मतलब इट वाज अमेजिंग हैविंग यू हियर। थैंक यू निखिल। मैंने फाइनेंस की जो पढ़ाई करी थी वो आपसे करी थी इन CA फाइनेंस। आई होप आज तक जस्टिफाइड होगी। सर फाइनेंस का प्रोफेशनल हूँ मैं, तो मार्केट थैंकफुली मार्केट में काफी अच्छा काम चल रहा है, बट ठीक है। बट यस, आई स्टिल रिमेंबर सर्टेन थिंग्स ऑफ द क्लास एंड इट वाज अमेजिंग फॉर श्योर। एंड सर थैंक यू फॉर कमिंग ऑन द शो। प्लेजर इज माइन निखिल, एंड इट्स आई थिंक एक रिवर्स मेंटरिंग वाला केस हो गया, जहाँ पहले मैंने तुझे पढ़ाया था और आज तूने मेरा पॉडकास्ट लिया है। It's a reverse mentoring situations. I'm learning a lot. No, sir, it's not that way, but yes, it is actually overwhelming for me. Like जब मैं कोई भी अपने पुराने टीचर्स का अगर मैं पॉडकास्ट लेता हूँ तो मेरे लिए बहुत अच्छा लगता है, एक प्राउड मोमेंट भी रहता है कि एटलीस्ट मैं आपसे इस अपने चैनल के ऊपर बात कर पा रहा हूँ। थैंक यू। सो थैंक यू फॉर कमिंग सर। थैंक यू, थैंक्स अ लॉट।